आरएलडी अब ऑफिशियली एनडीए का हिस्सा बन चुका है और बगैर किसी भूमिका के सीधे आरएलडी चीफ चौधरी जयंत सिंह से जानते हैं कि वो क्या वजहें रही जब वो जनवरी से मार्च आते आते इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए परिवार का हिस्सा बन गए। जो राजनीतिक फैसले होते हैं वो परिस्थितियों को देखते हुए लिए जाते हैं। जी, मैं जिम्मेदार हूँ अपने संगठन के लिए, अपने दल के लिए, और मेरी कोशिश होती है कि चुनाव में हम अपने मुद्दों पे खड़े रहें, अपने विचारधारा को मजबूत करें और नतीजे भी अपने पक्ष में लाएं। इंडिया की बैठकों में हम लोग शामिल होते थे और देखते थे कि अंदर बैठ के कि क्या वातावरण है। संवादहीनता दिखाई दी, कोई रणनीति मुझे नहीं दिखाई दी जिसको ज़मीन पे लेके काम हो रहा हो। अब तक की कोई 2 या 3 मुद्दे भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए जिनको लेके चुनाव में एक सहमति बनी हो कि ये सभी जो इंडिया दल के घटक दल हैं सब उस बात पे सहमत हों। इन चीज़ों को देखते हुए एक निराशा सिर्फ हम में नहीं और जगह भी हमने देखी, महसूस की। नीतीश जी ने अपना डिसीजन चेंज किया और उसके बाद शायद हम ही दूसरे घटक दल हैं जिन्होंने ये फैसला लिया। तो कठिन होते हैं फैसले, आसान फैसले नहीं होते। सही गलत तो समय के साथ पता लगेगा, लेकिन मैंने इस विश्वास के साथ फैसला लिया है कि जब हम मेज पे बैठेंगे तो हम अपने मुद्दों को भी आगे कर पाएंगे। लेकिन आपने जो ये फैसला लिया, जो टर्निंग पॉइंट रहा, वो क्या भारत रत्न की घोषणा चौधरी चरण सिंह के लिए जब हुई उसके बाद लिया या उससे पहले? क्योंकि अटकलें तो बहुत समय से लग रही हैं, जब से अखिलेश जी ने आपके साथ तस्वीर लगाई थी उसके बाद से आप एब्सेंट हो गए, आप मीडिया से नहीं मिल रहे थे, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे। तो क्या टर्निंग पॉइंट रहा? सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कुछ सीमाएं होती है, मैं क्या आपको बता पाऊँ और क्या जानकारी सार्वजनिक कर पाऊँ। अखिलेश जी और मेरे बीच में भी क्या कारण रहे वो भी मैं ज़्यादा नहीं अब कहना चाहूँगा। मैं उनका सम्मान करता हूँ, अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अच्छे कार्य भी उन्होंने किए हैं, उनके कार्यकाल में अच्छे काम भी हुए हैं और उन्होंने बहुत सम्मान भी दिया हमें, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं उनकी आलोचना बुराई, अब हमने चीज़ें चेंज कर ली तो आज वो भी नहीं करूँगा। लेकिन हमने एक डिसीजन लिया, भारत रत्न जब दिया गया उसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश बची ही नहीं। क्योंकि जी, आपने ट्वीट किया कि दिल जीत लिया। बिल्कुल जीत लिया, और मेरा ही नहीं, जो लाखों करोड़ों लोग हैं देश में जो ये सोचते हैं कि क्या हमारी भी गिनती कभी बन पाएगी, क्या हम मुख्य धारा में हम अपना स्थान हासिल कर पाएंगे। जो लोग वाकई देश के लिए कुछ सोचते हैं, करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनका सम्मान रखा गया है। चौधरी चरण सिंह जी के जो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो इतिहास में अभी सही रूप से उनको दर्ज नहीं किया गया या उन पे अध्ययन विचार नहीं हो पाया या उनके उस आधार पे पॉलिसीज़ आज नहीं बन पा रही हैं, तो उन सब चीज़ों को करने के लिए उस ओर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है भारत रत्न, एक कड़ी है। और एक इच्छा शक्ति को जाहिर किया प्रधानमंत्री जी ने संभल में। उसके बाद जो उनका एक भाषण मैंने सुना, बहुत पॉजिटिव विचार मुझे लगे। और आदमी फिर उन्हीं के साथ जुड़ना चाहता है जहाँ कदर हो, सम्मान हो, मुद्दों में कुछ मेल हो। वो मुझे दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर एक मीम है जिसमें आप किसानों के साथ बैरिकेडिंग के उस तरफ खड़े हैं और आप लड़ाई को लीड कर रहे हैं। फिर अभी जो आया है उसमें आप बैरिकेडिंग के इस तरफ खड़े हैं, दिल्ली पुलिस के साथ खड़े हैं। और ये जो पैरेलल्स लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि आपने जो साइड चेंज की है वो आपका एक निजी फैसला है। क्या आपने ये फैसला कार्यकर्ताओं से पूछकर या अपने वोटर की नब्ज पकड़कर? मेरा कोई फैसला निजी नहीं होता जी। मेरा कोई समय वक्त निजी नहीं है। मेरा जीवन का कोई पहलू अब निजी नहीं है। जो लोग मुझे करीब से देखते हैं, जानते हैं, जो दल में हैं, वो मेरे मिजाज को समझते हैं, मेरे अंदर के विचारों को जानते हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो मेरी बात समझ लेते हैं। तो ये मेरा खुद का अकेले का फैसला नहीं, ना मैं अकेला कोई भागीदार हूँ, तो आप इस फैसले ना मुझे अकेला कोई इसमें हित दिख रहा है। बहुत आसान चुनाव है बागपत का, मैं तो नहीं लड़ रहा चुनाव। पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने उनका चयन किया जो 40-45 साल जिन्होंने मेहनत की, संघर्ष किया, जो ज़मीनी व्यक्ति हैं। तो ऐसा कहना गलत है और ये फॉल्स बाइनरी है कि पहले मैं किसान के साथ था और अब नहीं। अभी भी किसान धरने पर बैठे हैं आप? ये फॉल्स बाइनरी है। किसान के मुद्दे, अभी क्या स्टैंड है? किसान के मुद्दों का हल सामाजिक आंदोलन के माध्यम से भी है। एक आवाज़ उठाने का, दबाव बनाने का, वो उनका हक है, उनका अधिकार है। उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता उनसे। लेकिन
सरकार में रह के भी उस हल को निकाला जा सकता है। ये कहना कि जो इस तरफ है सरकार में वो सब किसान के दुश्मन है, ऐसा नहीं है। और देश के किसान भी इस बात को समझते हैं। जब कोई किसान मोर्चे पे बैठा हो सरकार की, उसको आलोचना करनी है और वो कड़ी आलोचना कर रहा है, कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा है, सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो उस भाषा शैली को मैं समझ सकता हूँ। उस भाषा शैली का प्रयोग हमने भी किया है जी, जब आप विपक्ष में थे। क्योंकि उनकी पीड़ा अपनी जगह बिल्कुल सही है। जब आज इस देश का किसान कहता है कि एमएसपी घोषित तो होती है लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा, मैं उस बात को बिल्कुल वाजिब ठहराता हूँ, समझ सकता हूँ। और उनको उसका जो हक है, जो उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, उनकी बात है कि वो रखें उस बात को। मैं उनकी उस बात को कहीं गलत नहीं समझता हूँ, मैं उनकी उस मांग के साथ हूँ। आप एमएसपी की मांग को लेकर एक इंटरव्यू दे चुके हैं जिसमें आपने मार्केट फोर्सेस की तरफ थोड़ा साइड लिया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, वो गलत विश्लेषण है। क्या आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, सारी चीज एक 5 मिनट और 10 मिनट के इंटरव्यू में नहीं समझाई जा सकती। फिर भी क्या आप अपना स्टैंड क्लियर करेंगे? बिल्कुल, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। जहाँ तक सपोर्ट मैकेनिज्म की बात है, देश के किसानों को ज़रूरत है। देश के किसानों ने ये भी देखा है और जो मौजूदा सरकार है इनकी कार्यप्रणाली में भी ये बातें झलकी हैं और हमने आलोचना भी उस बात की कि जब दाम गिर जाते हैं धड़ाम से तब सरकार को पूछ लेनी चाहिए किसानों की। तब वो उत्पादक किसान दिखाई देना चाहिए सरकार के हर फैसले में, चाहे वो बाहर से आयात करने का फैसला हो या बाहर विदेश में निर्यात करने का फैसला हो। जिस तेजी से कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए महंगाई को आगे रख के सरकार क्लैम्प डाउन करती है कि नहीं भाव नहीं बढ़ना चाहिए, उसी तेजी से जब धड़ाम से भाव गिर जाते हैं तब सरकार को भी एक किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं करती। भावांतर स्कीम है, ये बीजेपी के शासन में 2 राज्य सरकार हैं जो मुझे जानकारी है। हरियाणा की सरकार ने कुछ क्रॉप्स के लिए दिया, मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया। उसमें कुछ कमियां भी आई हैं, उसे भी लागू करने में कई दिक्कतें सरकार के सामने आई हैं। लेकिन वो एक प्रयास था कि जो घोषित एमएसपी है और मंडी के भाव में अगर अंतर होगा तो उस नुकसान की भरपाई सरकार कर सकती है। लेकिन वहीं मैं ये भी कह दूं, सिर्फ 6 या 7-8% किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है। मंडियां पंजाब हरियाणा से बाहर जाके देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आप झांक के देखेंगी तो आपको दिखाई देगा कि मंडी की कोई व्यवस्था उससे किसान कोसों दूर है। तो अभी तो मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, आधार संरचना को बनाने की आवश्यकता देश भर में है कि किसान को मार्केटिंग की सुविधा तो मिल पाए, प्राइस डिस्कवरी का माध्यम तो उनके पास हो। सरकार दिल्ली में बैठ के एमएसपी घोषित करती है, उनको जानकारी तो हो कि हमारा भाव क्या मिल रहा है, क्या मिल सकता है। उन चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसानों को देख के कहें कि नहीं एमएसपी गारंटी हो, सब क्रॉप्स के लिए हो, हमेशा हमेशा के लिए हो, ये लागू करना अभी कठिन मुझे दिखाई देता है। पूरे देश भर में लागू करना उसकी चुनौतियां हैं। यस, लेकिन वहीं अगर सरकार कहे कि दलहन के लिए, तिलहन के लिए जो प्रायोरिटी क्रॉप्स हैं और इतने समय के लिए हम सुनिश्चित करते हैं कि अगर सरकार कोई दाम घोषित करती है प्रत्येक किसान को उसका लाभ मिलना चाहिए, मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ। आपने लोकसभा सीटों का जिक्र किया, तो समाजवादी पार्टी के साथ जब आपका गठबंधन था तो 7 सीटें आपको मिल रही थी और अब लोगों को ये बात जो है हजम नहीं हो रही कि 2 सीटें लेकर आप क्यों बैठ गए, आपने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया ऐसा? ये आपके वोटर्स कुछ अच्छा सोच के किया होगा। कौन नहीं चाहता कि ज़्यादा सीट लड़ी जाए? मैं चाहता हूँ मेरे दल का विस्तार हो और वो लड़ाई मैं आगे भी जारी रखूँगा। बीजेपी के साथ टाइप्स में मेरी कोशिश रहेगी और बीजेपी ने हमारा सम्मान भी रखा है। अब हम उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हुए हैं। अब सरकार के, उत्तर प्रदेश के सरकार के हर फैसले में हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने नलकूप के जो बिजली के बिल हैं किसानों के माफ़ कर दिए। करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब भारत रत्न मिल गया, इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग हमारी एक मांग थी, डिमांड थी, वो पूरी हो गई, तो सिर्फ एक चुनाव में सीटों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए थी, हमने कोशिश की। ये भी बात सही है कि दूसरी ओर जो हमें सीट मिल रही थी वो जो दिखाई देती हैं वो सारी चीज़ लोगों को जानकारी में शायद ना हो कि क्या सच्चाई क्या सच्चाई है। क्या बताएंगे कि 7 सीटों में क्या प्रॉब्लम? कुछ चीज़ें ऐसी रहने दीजिए गोलमोल,
अब जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बीत गई, लेकिन अब क्या रोना। जो राजनीतिक पंडित है वो कह रहे हैं कि आपने अपनी बागपत की ट्रेडिशनल सीट को छोड़ा है, उसके पीछे के क्या समीकरण है? आपने, आपके दादाजी, आपके पिताजी और आप भी उस सीट से लड़ते रहे हैं, तो आपने एक अपने पुराने कार्यकर्ता को वो सीट दी। बहुत कठिन फैसले होते हैं और भावनाएं भी लोगों की जुड़ी हैं। मुझ पे बहुत दबाव था, लोग कह रहे थे आप नहीं, आप लड़िए, घर से किसी को लड़ाइए। और 1937 के बाद पहला चुनाव है जिसमें मैं चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से कोई लड़ नहीं रहा। लेकिन परिवार तो हमारा लोकदल का परिवार, हमारे वर्कर, उनके अंदर ये भावना रहनी चाहिए कि हम भी हकदार हैं। हमारी पार्टी सिर्फ मेरे लिए या मुझे आगे बढ़ाने के लिए तो नहीं बनी है। तो उस बड़ी तस्वीर को अगर हम उतारना चाहते हैं, लोगों के दिलों में उसको बात को बैठाना चाहते हैं, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान हमें रखना चाहिए। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि बागपत में जितनी वोट मुझे नहीं मिलती उससे ज़्यादा वोट से हम जीत के आएंगे। इस बड़ी पिक्चर में क्या ये भी शामिल है कि जयंत चौधरी आगे चलकर एक कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, उनको एक मंत्रालय दिया जाएगा? देखिए, दैट्स फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड। प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री का निर्णय होता है। प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र कौन है, उनके टीम के सदस्य कौन होंगे, क्या जिम्मेदारियां उनको दी जाएंगी, ये कभी पहले तय होकर गठबंधन नहीं होते। तो आपने इस तरह की कोई मांग या अपने अलायंस में आपने ऐसी कोई भी? हमने मांगे जो रखी हैं वो जनता की बात है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित काम हो। हमारे खास तौर से जो एनसीआर का क्षेत्र है, यहाँ कुछ ऐसी संस्थाएं बने, ऐसे निर्माण हो कि लोगों को उसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी मिले। हमारी ये कोशिश भी रहेगी। बाकी सरकार में अब हम लोग शामिल हो गए हैं, यूपी में हम लोग शामिल। लेकिन एक चीज जो समझ नहीं आ रही है वो है कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो आपको बीजेपी की जो सांप्रदायिक राजनीति है उससे बहुत समस्या थी और उस ध्रुवीकरण पे आप बहुत एकदम तीखी टिप्पणियां करते थे। आप कहते थे कि ये ऐसा पॉइंट है जहां से हम वापस लौट ही नहीं सकते। और आपके पिताजी और आपने भी मुजफ्फरनगर में बहुत कोशिशें की कि जब वो उन दंगों के बाद से दोनों समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, एक अम्ब्रेला के नीचे आए। लेकिन जब आप एक ऐसी पार्टी के साथ जा रहे हैं जिसकी राजनीति इस पोलराइजेशन पर है, तो फिर आप अपने दूसरे उस पक्ष को क्या कहेंगे? देखिए, कोई ये ब्लैक और वाइट में इस चीज़ को मत देखिए आप। एक हमने कोशिश की और मैं तो मानता हूँ कि चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव तो हारे, लेकिन उनको एक बड़ी कामयाबी मिली। जैसे उस चुनाव के बाद और अब तक कोई घटना मुजफ्फरनगर में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं, उसकी रिपोर्टिंग होती है, वो बात अलग है। कहीं कोई तनाव की या सांप्रदायिक जो एक दंगे की स्थिति बनती है उससे पहले जो घटनाएं होती हैं, ऐसी कहीं घटनाओं की सूचना मुझे नहीं मिली है। आप भी पता कीजिएगा। इसका क्रेडिट आप इस मौजूदा सरकार को देते हैं? नहीं, मैं क्रेडिट ही देता हूं कि जनता ने, समाज ने तय किया कि अब हम इन चीज़ों को पनाह नहीं देंगे। जो लोग ऐसी छोटी मानसिकता को लेके हमारे बीच आते हैं, हम उनको ताकत नहीं देंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे। ये निर्णय समाज ने लिया है, इसका श्रेय मैं नहीं ले सकता, चौधरी अजीत सिंह जी अकेले नहीं ले सकते, सरकार में बैठा कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। ये समाज के करने से हुआ है। और इस माहौल को देख के हमें विश्वास बनता है कि ऐसे माहौल में अगर हम लोग हाथ बढ़ाते हैं और यूपी के सरकार में अब हमारी जवाबदेही है, तो कानून व्यवस्था को लेकर भी हमारी एक जवाबदेही बनती है। कहीं भी हालात नहीं बिगड़ेंगे। इस बात की जवाबदेही आप लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेते हैं। अखिलेश जी भले ही आक्रामक ना रहे हो, लेकिन ये लंबे समय से ये एक क्रिटिक है आपकी पार्टी का कि चौधरी चरण सिंह थे, फिर चौधरी अजीत सिंह थे, बहुत सारी पार्टियां बनी हैं पास्ट में, बहुत सारे अलायंसेस का आप हिस्सा भी रहे हैं। तो एक कमिटमेंट का एक इशू आता है कि क्या ये सिर्फ जो कमिटमेंट है वो आपका राजनीति से है या फिर आप अपनी एक आइडियोलॉजी के आधार पर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं कि सिर्फ आइडियोलॉजी सिर्फ पावर की रह गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारी कोर आइडियोलॉजी बदली नहीं है ओवर द इयर्स। क्या है वो कोर आइडियोलॉजी? कोर आइडियोलॉजी ये कि फार्मर्स के लिए सरकारें जितना करती हैं वो कम है। सरकार जितना कहेगी वो करेगी, हम चाहेंगे उससे ज़्यादा हो। हमारी जवाबदेही किसान के प्रति है, उनके साथ कोई अन्याय ना हो। सरकार के नीति में हर फैसले में मुख्यधारा में किसान को लाने के लिए कार्य हों, ये हमारा सोल फोकस है। इस एरिया में जितना काम चौधरी अजीत सिंह जी ने किया,
जिस भी मंत्रालय में रहे, जो उनके अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए जो विजन और कार्य हुए, हम उन बातों को आज जनता के बीच में ले जाते हैं, दोहराते हैं, तो लोग समझते हैं यस कि चौधरी अजीत सिंह जी के माध्यम से, उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी के माध्यम से लोकदल के साथ जुड़कर हमने काम किए, उसी रास्ते पे हमें चलना है। किसान आपकी आइडियोलॉजी के सेंटर में। बाकी आप कह रही थी समाजवादी पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है जी। कांग्रेस तो एक बड़ा पोल है, दे कैन अफोर्ड टू से कि भाई हम गठबंधन नहीं करेंगे। कौन सी छोटी रीजनल पार्टी आज इस देश में है जो गठबंधन नहीं करती? और बल्कि आप जो दो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो भी गठबंधन कर रहे हैं। तो ये कह देना कि हम तो बात ही नहीं करेंगे इनसे, ये दुश्मन है, ऐसा नहीं होता। सेंट्रल हॉल में जाके बैठते नहीं है सब लोग, सब बैठते हैं ना, सब बैठ के चाय पिया करते थे, बातचीत किया करते थे। तो पॉलिटिक्स इज अबाउट बिल्डिंग कंसेंसस। हो सकता है मैं आपके सारी बातों से सहमत ना हूँ, बीजेपी जो कार्य करेगी सब मुझे पसंद ना आए। 10 साल से हम विपक्ष में थे, हम जिन बातों की आलोचना कर रहे थे, अगर आज हम सरकार में आ जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारी बात ठीक थी, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। आज जब हम सरकार में जाएंगे, जो लोकदल के लोग हैं, जो किसान हैं, वो इतना तो विश्वास कर सकते हैं कि जब लोकदल की इतनी सी भी भागीदारी होगी, थोड़ी सी भी, तो उस हिसाब से काम भी होंगे। तो आप अपने चवन्नी वाले बयान पर क्या कहेंगे? वो सबसे ज्यादा वायरल है इस वक्त। ठीक है, वो लोग ठीक है अपनी जगह कहने के लिए, सवाल पूछने के लिए। मेरा उस समय उन परिस्थितियों में वो कहना ठीक था। चुनाव में बातें कही जाती हैं तो उसमें कोई बात नहीं। बाकी उस चुनाव में हमने कोई स्टैंड नहीं चेंज किया। उस चुनाव में जितनी ताकत से और ईमानदारी से हमने साथ दिया जी, समाजवादी के लोग भी मानते हैं उसको। उस हिसाब से वो आक्रामक नहीं थे जितने आक्रामक हम लोग थे, तो वो हमारी ईमानदारी थी। लेकिन अब जब हम गठबंधन हमने बदल लिया है, तो गठबंधन करना, बदलना, इसकी तो जिम्मेदारी मेरी है ना, और ये मेरा अधिकार है। मैं समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुआ था, मेरी अपनी पार्टी थी, अपनी आइडियोलॉजी है, अपने लोग हैं, और मुझे उसके हिसाब से अपना फैसला लेना पड़ता है और कभी कभी बदलना पड़ता है। तो जैन जी, आप कह रहे हैं कि छोटी पार्टियां, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, वो सब किसी ना किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन भाजपा का एक पैटर्न देखा गया है, छोटी पार्टियों को जो अपने में शामिल करती है तो उसके वोटर को भी अप्रोप्रिएट कर लेती है। तो क्या वो जाट वोट को अप्रोप्रिएट कर लेगी आपको अपने साथ मिलाकर, और 10 साल बाद फिर आपकी राजनीति का क्या उसका भविष्य क्या होगा? आप हरियाणा में भी देख सकते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता, देखो, किसी पार्टी की स्थिति दूसरे दल से तुलना करना ठीक नहीं है। हर दल की अपनी स्थिति है, कार्यशैली है। ये हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर है कि हम किस तरह से अपने लोगों के बीच जो है अपने जो रिश्ते हैं उनको सींचने का काम करते हैं और अपने क्षेत्र में आप प्रभावशाली काम कर पाते हैं, मेहनत कर पाते हैं। तो आप इस बात से, इस असेसमेंट से एग्री नहीं करते कि बीजेपी जैसे सिर्फ बीजेपी अगर भी लागू नहीं, बीएसपी के वोटर्स सिर्फ बीजेपी भी लागू नहीं है, जो भी ताकतवर है जब एक मेज पे बैठते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि मेरा विस्तार हो, मेरा दल आगे बढ़े और मैं ये जो छोटे कमजोर लोग हैं इनको अपने साथ जोड़ूं। ये तो स्वाभाविक है, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। कौन सी पार्टी ऐसा नहीं करती? कांग्रेस भी ये प्रयास करती थी। जब कांग्रेस डोमिनेंट पोजीशन में थी तो वो नहीं चाहती थी कि क्षेत्रीय दलों को स्थान मिले। हम कांग्रेस में राजस्थान के साथ टाई अप में थे, 5 साल सरकार चलाई, 99 विधायक कांग्रेस के थे और 1 हमारा विधायक, 2 सीट हम लड़े थे पिछले विधानसभा चुनाव में। तो हमारे 1 विधायक के साथ जुड़ने से सरकार बनी थी कांग्रेस की राजस्थान में। अब अगली बार 5 साल बाद चुनाव आया, आपको ताजुब होगा, मैंने कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं से बात कर ली, उन्होंने 2 की घटा के 1 सीट कर दी। और गठबंधन है भी, नहीं भी है। कहीं प्रचार में जिस हिसाब से एक तालमेल बना करके होना चाहिए था कि एक रणनीति के साथ आप हमारे गठबंधन के दल हैं, साथ चल के हम कैंपेन करें, क्योंकि आरएलडी और कांग्रेस इन्हीं 2 दलों में गठबंधन था, कोई तीसरा पार्टनर नहीं था। इस बार चुनाव में बातचीत ही नहीं है, कोई संवाद ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है कि पिछली बार 2 सीट क्यों दी थी और इस बार 1 सीट क्यों दी। जो दूसरी सीट हम मांग रहे थे या तीसरी चौथी सीट हम मांग रहे थे, सारी सीट कांग्रेस पार्टी हार गई। तो अब ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि जब अलायंस आपका चल रहा था तो आप ठीक से क्यों नहीं निभाना चाह रहे थे। तो हर बड़े दल में टेंडेंसी होती है। आप कैसे बचाएंगे अपना वजूद, आपकी एग्जिस्टेंस की जो लड़ाई हो जाएगी कल को? मैं भी थोड़ा जिद्दी हूँ, बाकी समय तय करेगा।
अमित शाह जी ने एक बयान दिया था विधानसभा चुनाव के दौरान कि जयंत जी आदमी तो अच्छे हैं लेकिन खराब दल में हैं। तो अभी इस गठबंधन में आके आपको लग रहा है कि सही गठबंधन में आ गया हूँ, आपका जो आदमी तो मैं वही हूँ। सही गलत तो जनता तय करेगी। थैंक यू सो मच जयंत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू।